In the next few minutes, what I'll do is that I'll talk about that, and also later on I'll share the story of Goonj, why and what we are trying to do and what is the inspiration behind that. But to be honest, as on date, in India, and how many of you have problem if I start speaking in Hindi? No problem. No problem. Wonderful. तो फिर मैं then I'll just change it into Hindi. और मेरा जो पूरा इंस्पिरेशन है वो मेरा गुस्सा है, और मेरा इंस्पिरेशन ये है कि आप लोगों को गुस्सा नहीं आता। हर एक गंदी भरी हुई नाली, हर एक टूटी हुई सड़क, नल में ना आता हुआ पानी, इन्वर्टर से जलती हुई बिजली मेरा इंस्पिरेशन है। हर एक बेसिक राइट, हम जैसे लोगों का निकम्मापन, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेना, रेप के बारे में घर पे बैठकर बात करना, अन्ना और अरविंद और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में अच्छा या बुरा 500 किलोमीटर दूर से बोलना, ये मेरा इंस्पिरेशन है। मैं इस देश में एक कॉकरोच की जिंदगी नहीं जीना चाहता, ये मेरा इंस्पिरेशन है। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्यों आप ये सवाल नहीं करते कि हर एक काली सड़क पर मैं टोल टैक्स क्यों पे करूं? Why should I pay toll tax on every single patch of black road? Why a basic road is not my basic right? Make a road where I can drive at a speed of 100 kilometers per hour. Charge me toll, I will pay it. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पानी के कभी बिल देखे हो और उसमें ये लिखा पाया हो that this water is meant for washing utensils or washing clothes? Why don't we ever question कि नल में पानी पीने का क्यों नहीं आता? Why should I purify my own water at every single place? जब बिल में नहीं लिखा होता तो मैं उस पानी को सिर्फ कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए क्यों इस्तेमाल करता हूं? मेरे देश में मुझे पीने का पानी नल में क्यों नहीं मिलता? When I have bulb, when I have tube, when I have wire, when I have transformer, how come the electricity is not there? Why should every single house of this country need an inverter? Why should I earn to buy a soundless generator? Why all of us needed a rape in a bus? Why didn't we get up when it was happening on a daily basis in a roaming car? What made us sleeping? Why didn't we get up? और आज भी हम दोबारा क्यों सो गए? आपको कैसे लगता है कि ये जो लड़कियां, जो महिलाओं जिनके साथ रेप हो रहा है और रोजमर्रा में हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है, मुंबई के लोग बहुत कहते हैं बहुत सेफ है, पंजाब के लोग कहते हैं सेफ है, पर देश के हर कोने में हो रहा है। जहां से खबर नहीं आई वहां नहीं हो रहा। आपको कैसे इस बात का यकीन है कि इस देश में ये सिर्फ आपके और आपके किसी रिश्तेदार, आपके करीबी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी माँ, उसके साथ नहीं होगा? Why did it happen? ये स्थिति आई क्यों? क्या सोचा आपने कभी? तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने एक महीना इतना उबाल खाया, उसके बाद आप सो गए। आपको लगता है कुछ कानून बनने से देश बदल जाएगा? बड़ी गलत फहमी है। यहाँ तो राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू फूड भी है, सारे राइट है हमारे पास। एक ऐसे देश जिसका सिटीजन सोता हो, एक ऐसा देश जिसका सिटीजन निकम्मा हो, आपको लगता है वो देश बदलेगा? It's very easy to criticize people. It's very easy to put blame on people. But the whole idea is that why people like us are not becoming a part of it. Who are we waiting for? आपको क्या लगता है कौन से प्लैनेट से कौन इंसान आकर इस देश को बदलेगा? इतने सारे रिसोर्सेज के बाद हमारी जिंदगी महफूज क्यों नहीं है?
Why are we not safe? Why don't we have a dignity in our life? कितने ऐसे देश हैं जहां के प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोला जाता हो? हमारे देश में प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। क्यों मेरा बच्चा एक सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता? मेरे रिसोर्सेज लगते हैं, क्यों नहीं जा सकता? कभी आपने सवाल उठाया? क्यों मैं इसको सिर्फ सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एमसीडी स्कूल बोल के छोड़ देता हूं? वो मेरे रिसोर्सेज हैं, वो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे सवाल हैं। It's very important for all of you, for all of us to ask this question and look for a solution. एक बात समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से देश नहीं बदलता, लोग बदलने से देश बदलता है। लोगों का बदलना बहुत जरूरी है, जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे। आप आज यहाँ एयरपोर्ट पे जाइए, you want to go to the toilet, you don't know how to flush it, you want to drink the water, you don't know how to drink it. But the fact still remains that 70-80% of the Indian railway stations even today do not have a usable toilet. वो सवाल क्यों नहीं उठ रहे? आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से निकले हैं या निकलेंगे, कुछ लोग यहाँ से IIM करेंगे। मैं खुद अच्छा भला पढ़ा लिखा हूँ, एक बहुत ही ऑनेस्ट मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, अच्छी भले स्ट्रगल की है लाइफ में, मेरे भी अपने एस्पिरेशंस हो सकते हैं। बट मुझे अक्सर ये बात दुख देती है कि यदि मैं पर्सनली प्रोग्रेस कर भी गया और मेरा जो इकोसिस्टम है, जो मेरे चारों ओर का माहौल है, वो यदि वहीं रह गया, तो फिर क्या मैं इसको अपनी प्रोग्रेस कह सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से निकले, एक अच्छी नौकरी करें, एक अच्छा कॉस्ट ऑफ द CTC आपका अच्छा हो जाए और आप 25-30 लाख 40 लाख रुपए का एक लोन लेके, जो आज के यूथ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और करते हैं, आप किसी लोन की कंपनी के गिरफ्त में आए और जाके यू टेक ए लोन ऑफ मे बी अनदर 25 लाख से 25 लाख 30 लाख रुपीस। तो मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि भाई जब तुमने 25-30 लाख का लोन ले लिया, तो जो तुम्हारी 22-23 24 से 40 साल की जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज है, जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आप पंगे ले सकते हैं, जिसमें आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो तो आप सिटी बैंक के एम्प्लॉय बन जाते हैं। क्योंकि फिर तो आप 25-30 हजार की इंस्टॉलमेंट के लिए कमाते हैं, आप अपने लिए नहीं कमाते। तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिव एज वहां पे जाया करना चाहते हैं? यही सब है जो हमको इंस्पायर करता है। और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो होगा नहीं, इसलिए कि हर रोज वो ड्रीम बड़ा होता है और हम अपने को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैंने कौन सा सेक्रीफाइस किया भाई? मैं एक ड्रीमर हूं, मैंने एक सपना देखा, मेरा सपना एक सही डायरेक्शन में है। इससे बड़ी चीज और जिंदगी में चाहिए क्या? एक सब्जी वाला एक ठेला लेके चलता है, दुकान का सपना देखता है, बहुत बार सपना पूरा नहीं हो पाता। हमारा कम से कम एक सही डायरेक्शन में तो है, हमको सपने देखने का तो हक है। और एक बात और, इससे पहले कि मैं एक और स्टोरी आपसे शेयर करूं, ये समझ लीजिए कि हमारे पिता की जनरेशन से, माई फादर्स जनरेशन, और हमारी जनरेशन, मैं तो आपसे बड़ा ही हूं, उसमें बहुत एक बुनियादी फर्क है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस। माई फादर्स जनरेशन was the entire struggle of that generation was basically struggle of survival. उनके 4 बच्चे, कैसे अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद कैसे एक 2 कमरे की अपनी छत हो, ये उनकी स्ट्रगल थी और जिंदगी उसी में बीत गई। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रगल सर्वाइवल की स्ट्रगल नहीं है। अवर स्ट्रगल इज a struggle of growth. बेसिक बुनियादी 2 रोटी हमारी बिल्कुल मजबूती से जमी हुई हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से निकल के जाते हैं जहां पे यदि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे या 4 घंटे, 24 घंटे में से 4 घंटे एक सब्जेक्ट का ट्यूशन भी कर लें किसी भी शहर में, तो आपको रोटी की कमी महसूस नहीं होगी, जो वेंकट ने भी अभी बोला। So the whole issue is
कि यदि इस पूरे ग्रोथ की स्ट्रगल में हम ग्रो कर जाएं और हमारा देश और इकोसिस्टम जो मैंने अभी बोला वो वहीं रह जाए, तो क्या आप इसको ग्रोथ कहेंगे? और इशू बहुत बुनियादी है, क्योंकि मेरा तो पूरे डेवलपमेंट सेक्टर से और सरकार से बहुत सारे लोगों से ये संघर्ष है और ये लड़ाई है। मैं उनको ये कहता हूँ कि हम जैसे लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, जो सोशल एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, हम तो एक्चुअली डेवलपमेंट का काम ही नहीं करते, क्योंकि डेवलपमेंट तो तब हो सकता है जब एक इंसान कम से कम एक जीरो के लेवल पे तो हो। हमारी तो आधी आबादी, जब आप कहते हैं उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, तो वो तो माइनस के लेवल पे है। तो माइनस से जीरो तो आना एक स्ट्रगल है जो सर्वाइवल की स्ट्रगल है। आप उसको ग्रोथ का नाम ही मत दीजिए। हम तो अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आधी आबादी जिंदा रहे। एक छोटी सी चीज पर हमने एक काम शुरू किया था। आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दैट स्मॉल जर्नी। करीब से आफ्टर माई a small career as a journalist and then in corporate communication and all, few years back we just touched upon a very small subject. We said that you talk about 3 basic needs of humankind and you say roti, kapda और मकान. आप रोटी पे काम करते हैं, मकान पे काम करते हैं, कपड़ा आप भूल जाते हैं. You remember people need clothes when a disaster happens. So the moment you have an earthquake or flood, you suddenly think that people need clothes. तो हमने कुछ बुनियादी सवाल पूछे. हमने कहा कि यदि earthquake और flood एक disaster है, तो ठंड एक disaster क्यों नहीं है? Why don't we have figures of people who die or suffer due to lack of clothing in winters? बहुत एक बुनियादी सा सवाल. तो मैं अपने जर्नलिज्म के दिनों में एक बार पुरानी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था, फ्रीलांस करता था. सडनली आई सॉ अ रिक्शा. ये मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और थोड़ा सा जो स्लाइड दिखाऊंगा, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझना होगा कि हमारा देश आज भी किन बेसिक चीज़ों पर संघर्ष करता है. और जो चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड ली नहीं जा सकती. उस रिक्शा पर लिखा था लावारिस लाश ढोने वाला. मीन्स अ पर्सन हु पिक्स अप अनक्लेम्ड अबंडेंट डेड बॉडीज. A very strange profession, and as a journalist, obviously, you follow that person. I spent about a week with that person. क्योंकि उनको मुझे एहसास हुआ कि उनका जो फुल टाइम धंधा था, काम था, वो ये था कि दिल्ली की सड़कों पर, which has a very sizable chunk of about 100,000 people who are homeless people, और ये सब माइग्रेटेड लोग हैं जो कंपैरेटिवली गरीब प्रदेशों से आते हैं वहाँ पर, और बिफोर दे सेटल डाउन इन द स्लम्स एंड ऑल, दे गो थ्रू ए वेरी मिजरेबल लाइफ. तो चाहे वो ठंड से मरते थे, चाहे भूख से मरते थे, बीमारी से मरते थे, बहुत सारे लोगों की सड़कों पे मौत होती है. और जैसे मैंने कहा कि ठंड की मौत कभी एक दुर्घटना नहीं मानी जाती, उसको डिजास्टर नहीं माना जाता. लोकल पुलिस से लेके पार्क में खेलते हुए बच्चे इन सज्जन के पास, हबीब भाई के पास जाते हैं. हबीब भाई को इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ लाश पड़ी है. हबीब भाई अपनी ब्लाइंड वाइफ आमना बेगम के साथ वहाँ पर जाते हैं, उस लाश को उठाते हैं. In 91-92 he was paid 20 rupees and 2 meter of white cloth per dead body. उसको लाके वो क्रेमेटोरियम में डाल देते हैं. That was his full time profession. तो मैं सुबह सुबह उनके पास पहुंचता था अपने LML वेस्पर स्कूटर पर, और रात तक उनके साथ रहता था. 2 statements, so basically 2 statements actually came up. पहला, हबीब भाई ने कहा कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं, और काम है लाश उठाना. Can you imagine that in 91-92, in the range of 3 to 4 kilometers where his rickshaw was able to go, Habib Bhai used to pick up 10 to 12 dead bodies in every 24 hours. In the summers, the average used to be 4 to 5. एक छोटी बच्ची थी उनकी, कनीज बानो, 5-6 साल की रही होगी. She gave the most shocking statement. And she said कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ. लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती. It's a very controversial story of those days, full 2-pager. When I feel cold, I hug the dead body and sleep. It does not trouble me, it does not turn around. In the capital of your country, outside a hospital where you have a footfall of 5,000, 6,000 people on a daily basis, a child is forced to sleep with a dead body
to keep herself warm, what about the remaining part of the country? And rather, what about the remaining part of the world? Because clothing has never been considered a subject. You say 3 basic needs, you say food, cloth and shelter. You talk about development subjects, you have some 100, 150 issues, from domestic violence to global warming. You will never find clothing written as a subject. We started working with about 67 clothes. Before I show you how and what we are doing, 2 things we wanted to do. One, we wanted to bring it in the list of subjects, and 2, we wanted to reposition it. Because हमने ये कहा कि whenever you say I want to donate cloth, that itself is a wrong and overstatement, because the fact remains you never donate, you actually discard. Something which you have already used, how can you even claim that you are donating? So the fact remains कि जो आपका उतरा हुआ सामान पहनता है, यूज करता है, वो आपके ऊपर एहसान करता है, क्योंकि वो आपकी किसी चीज का लाइफ साइकिल बढ़ाता है. दूसरा, आप में से काफी लोग शायद इससे सहमत होंगे, because I'm 100% sure that many of you must be coming from the village background. We said that the biggest asset of village people, where this material goes, today almost in the tune of about 1,000 tons of material every year, the biggest asset of these people is something called self-respect, is something called dignity. You do not find beggars in the villages. Begging is a typical city phenomenon. So while working, you have no right to challenge the dignity of people. That's how this large concept called cloth for work, which now people have started calling genesis of parallel economy, has come up. जहाँ पर दूर दराज के गाँव में लोग काम करते हैं, लेकिन उनको करेंसी के रूप में कैश नहीं मिलता. Where your old material, cloth, utensil, footwear, all kind of second-hand material which we collect from the cities and sort and process in a very decent manner, that becomes a currency for village development work. That's the whole idea. That's how people call it enterprise. That's how people call it innovation. मैं time ज़्यादा नहीं लूँगा. I will just run these slides for you so that you understand how and what we are trying to do. The final technical event, Decathlon, is going to be held right now in LG12 at 7:30. The final quiz of Arohan 2013 Final Frontier is going to be held in the closed auditorium at 8:30.